हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है औरंगजेब। ठीक है, यानी मुग़ल एम्पायर का शासक औरंगजेब, जिसका कार्यकाल क्या था 1658 से 1707 था। ठीक है, अब बोल रहा है प्रारंभिक जीवन एवं राज्याभिषेक। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नाम स्थान पर मुमताज़ महल के गर्भ से हुआ था, लेकिन उसके बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता। ठीक है, औरंगजेब का विवाह फारस के राजघराने की शाहनवाज की पुत्री दिलरास बानो बेगम यानी राबिया बीबी से हुआ था। औरंगजेब की पुत्री का नाम मेहरुनिसा था। औरंगजेब को सर्वप्रथम युद्ध का अनुभव ओरछा के जुझर सिंह के विरुद्ध हुआ था। वह 1636 से 1644 ईस्वी एवं 1652 से 1667 तक 2 बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ था। इसके अतिरिक्त गुजरात, मुल्तान एवं सिंध के गवर्नर भी रह चुका है। औरंगजेब ऐसा शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। राज्याभिषेक के अवसर पर औरंगजेब ने अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। व्यक्तित्व चरित्र गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम जाना जाता है। औरंगजेब ने जहांआरा यानी औरंगजेब की बहन को सहीबात उज जमानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यानी औरंगजेब की बहन का नाम क्या था, जहांआरा। ठीक है, उसको क्या बोला गया, सहीबात उज जमीनी की उपाधि धारण की थी। अब बोल रहा है राजनीतिक अभियान। तो अगर बात करें महत्वपूर्ण विजय कौन कौन है, दक्षिण विजय। कारण 1656-1657 की संधि का उल्लंघन किया जाना, विशेषतः बीजापुर द्वारा 1 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष न देना, बीजापुर का द्वारा शिवाजी की मदद और गोलकुंडा द्वारा मुगलों के विरुद्ध बीजापुर की मदद, दक्षिण की आर्थिक संपन्नता, इन राज्यों को शिया अनुयायी होना। दक्षिण में औरंगजेब की अभियान 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक 1660 से 81 बीच, यानी वह जिसमें वह विभिन्न सेनापतियों को भेजता है। देखिए, तो बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है इधर 1681 में के बाद उसने समय नेतृत्व किया था। दक्षिण अभियान के नेतृत्व बोल रहा है शाइस्ता खां, जय सिंह, मुअज्जम बहादुर खां, शाह आलम और स्वयं औरंगजेब। तो बोल रहा है बीजापुर के बारे में। तो 1656 में संधि के पूर्ण न कर पाने के आरोप में जयसिंह के नेतृत्व में बीजापुर का आक्रमण किया गया। इस समय तक जयसिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में के तहत यह आश्वासन ले लिया था कि शिवाजी मुगलों की सहायता करेगा। 1666 में तक जयसिंह के यह अभियान असफल होगा, क्योंकि गोलकुंडा और मराठों की मदद भी बीजापुर को मिलती रही। इस कारण से औरंगजेब जयसिंह से नाखुश हो गया और उसे वापस बुलाया। 1672-73 ईस्वी में जब सिकंदर आदिल शाह शासक बना तो उसके समय दरबार 2 गुटों में बंट गया, जिसमें एक गुट का नेतृत्व खवास खां दूसरों का बहलोल खां कर रहा था। इस गुटबंदी ने वहां की राजनीतिक एकता को प्रभावित किया। अंततः 1686 में औरंगजेब ने स्वयं नेतृत्व किया, बीजापुर को अपने साम्राज्य को मिला लिया। औरंगजेब से पहले बहादुर खां, दिलेर खां, शाह आलम संभवतः इसने बीजापुर से समझौता कर लिया था और शहजादा आजम को भी बीजापुर भेजा गया था। गोलकुंडा 1678 ईस्वी तक अब्दुल्ला कुतुब शाह का शासन था। वह किसी भी तरीके से अपने साम्राज्य को बचाने में सफल रहा, किंतु अब जब अब्दुल हसन शासक बना तो प्रशासन की वास्तविक जिम्मेदारी 2 ब्राह्मण भाइयों मदन्ना और अखन्ना पर थी, जिनका शिवाजी से मित्रवत संबंध था। 1685 में मोहम्मद खां और खान ने जहां नेतृत्व में अभियान भेजा गया। 1687 में औरंगजेब ने स्वयं नेतृत्व संभाला। इस मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या कितना थी, 20 थी। दक्कन का मराठा अभियान। मराठों की साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया उनके बढ़ते प्रभुत्व के कारण औरंगजेब ने सर्वप्रथम मराठों पर आक्रमण किया, किंतु दक्षिण की परिस्थिति में उसने यह आकलन कर लिया कि बीजापुर और गोलकुंडा मिटाए बिना मराठा शक्ति का शिकस्त नहीं की जा सकती है। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा मुगल संघर्ष की शुरुआत हुई। अब पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में अल्पकालिक समझौता भी हुआ। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कूटनीति की शक्ति का सहारा लिया। शिवाजी के पुत्र संभाजी की हत्या कर दी। साहू 16 में गिरफ्तार कर लिया गया। राजाराम और ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों ने मराठों का संघर्ष जारी किए रखा। इस निरंतर संघर्ष में मुगलों को आशाहित सफलता न मिल पाया। कहा जाता है कि औरंगजेब के दक्षिण अभियानों विशेषतः मराठों ने बर्बाद कर दिया।
इसके समान विजय। इसके अंतर्गत पहला उल्लेख असम का मिलता है, क्योंकि सुजा के विद्रोह के दौरान कुछ बिहार के राजा प्रेम नारायण ने इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अंततः 1660 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में सैन्य अभियान किया गया, जिसमें असम पर विजय तो प्राप्त हो गई, किंतु छिटपुट संघर्ष जारी रहा। बाद में प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन न कर पाने के कारण मीर जुमला की मृत्यु हो गई। पुनः सहता खां का सूबेदार बनाकर भेजा गया और विजय हुआ और दिलावर खां के प्रयासों में समझौता मान हो गया। पुर्तगालियों ने बंगाल में उपद्रव की स्थिति बनाई हुई थी। औरंगजेब ने उन्हें सहसा खां भी दंडित किया। हुगली में अंग्रेज अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रहे थे। उन्होंने 1686 में हुगली को लूटने का प्रयास किया, जिस पर कड़ी कार्रवाई की गई। 1687 में अंग्रेजों ने माफ़ी मांगनी पड़ी। और औरंगजेब कालीन प्रमुख विद्रोह, जाट विद्रोह। औरंगजेब के शासनकाल में तिलपत के जमींदार गोकुल जाट के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह कर दिया। मुगल सेना के गोकुल को पराजित कर मृत्युदंड दिया गया। दूसरा जाट विद्रोह राजाराम जाट के नेतृत्व में किया गया। राजाराम मुगलों सेनापति की हत्या कर सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे में लूटपाट की। इतिहासकार पनुची के अनुसार राजाराम ने अकबर की हड्डियों को खोद कर जला भी दिया, किंतु 1688 में राजाराम के एक युद्ध में परास्त और वो मारा गया। तीसरा जाट विद्रोह राजाराम के भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में हुआ, जो दबाया नहीं जा सका, क्योंकि औरंगजेब इस समय दक्षिण बिहार में लगा हुआ था। अंततः सूरजमल के नेतृत्व में जाटों के एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की। बुंदेला विद्रोह चंपत राय बुंदेला 1661 ईस्वी में विद्रोह किया। हालांकि इस विद्रोह की जल्द ही दबा दिया गया। कालांतर में चंपत राय के बेटे छत्रसाल फिर ने पुनः विद्रोह किया। 1705 में औरंगजेब ने उससे संधि कर ली। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह बुंदेलखंड के स्वतंत्र शासक बना। सतनामी विद्रोह सतनामी कृषक समुदाय के लोग थे, जिनका निवास स्थान नारनौल था। इसके विद्रोह का कारण 1672 में एक सैनिक और एक किसान के बीच लड़ाई का मुद्दा बना। इस क्षेत्र में विद्रोह शुरू हो गया, लेकिन मुगल साम्राज्य में जल्द ही इस विद्रोह को दबा दिया गया। अब हो रहा है राजपूत विद्रोह, जिसमें मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। मारवाड़ का कोई उत्तराधिकारी घोषित न होने के कारण औरंगजेब ने अस्थायी तौर पर मारवाड़ को केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर लिया, जो आगे के विद्रोह को कारण बना। जसवंत सिंह का अल्पवयस्क पुत्र अजीत सिंह था, जिसे दुर्गादास मारवाड़ का शासक बनाना चाहता था। अंततः दुर्गादास अजीत सिंह और उसकी माता जोधपुर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने विद्रोह कर दिया। 1679 में विद्रोह को दबाने के लिए मुगल सेना मारवाड़ भेजी गई। अंततः मारवाड़ और मुगलों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इस अभियान के दौरान 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजे कर लगाना आरंभ कर दिया। मेवाड़ के शासक राज सिंह ने अजीत सिंह की सहायता करने के लिए मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसी समय औरंगजेब के पुत्र अकबर ने भी विद्रोह आरंभ कर दिया। राजपूतों के साथ मिलकर औरंगजेब को सत्ता से हटाने का प्रयास किया गया। औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं नेतृत्व किया। उसने एक पत्र के माध्यम से अकबर राजपूतों के मत फूट डाल दी। मेवाड़ के शासक जयसिंह के साथ संधि कर ली। बाद में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक अजीत सिंह बना। सिख विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाला सिख अंतिम थे। यह उसके काल का एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ। सिख विद्रोह मुख्यतः 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर के प्राणदंड दिए जाने का आरंभ हुआ। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु पश्चात गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की धर्मांध नीतियों का हमेशा विरोध किया। उसने आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया और सिखों को एक कट्टर संप्रदाय बनाने में अपना भूमिका अदा की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर प्रथम गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर ली और गुरु ने दक्षिण भारत के युद्धों में उसका साथ दिया। औरंगजेब धार्मिक नीति औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, रूढ़िवादी शासक था। उसने कुरान शरीयत को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब ने उलेमा वर्ग का सलाह के अनुसार इस्लामी ढंग से राज किया। औरंगजेब ने मुद्राओं में कलमा खुदाना बंद कर दिया और नौरोज जो पारसियों के त्यौहार था उसे राज्य से मनाया जाना बंद कर दिया गया। औरंगजेब दारुल उल हर्ब यानी काफिरों का देश की जगह दारुल उल इस्लामी देश का समर्थक था। सत्ता बैठे उसने झरोखा दर्शन की पत्ती समाप्त कर दी, क्योंकि वह सम्राट पूजा की परंपरा विकसित होने लगी थी जो शरीयत के अनुसार गलत थी। औरंगजेब ने दरबारी संगीतकारों और इतिहासकारों को हटा दिया। तुलादान की प्रथा बंद कर दी। राज दरबार में सोने चांदी की वस्तुओं का उपयोग करना बंद कर दिया।
मुहतसिब अर्थात धर्म अधिकारों की नियुक्त प्रजा के चरित्र पर निगरानी और उनके कार्यों को देखने के लिए की। मुस्लिम व्यापारियों ने चुंगी लेना बंद कर दिया, जबकि हिंदू व्यापारियों को चुंगी देते थे। 1679 में जजिया कर पुनः आरंभ किया गया, जो तीर्थयात्रा कर लेना भी आरंभ कर दिया। औरंगजेब के काल में अनेक हिंदू मंदिर तोड़वाए गए, क्योंकि उसे विश्वास था कि मंदिर षड्यंत्र और राजद्रोहियों की कार्रवाई के केंद्र बन चुके हैं। औरंगजेब का मूल्यांकन। औरंगजेब स्वभाव से अविश्वासी था। वह ना तो अपने पदाधिकारियों को पर और न ही अपने पुत्रों पर विश्वास करता था। परिणामस्वरूप उसे अपने शासन के मुख्य कार्य समय ही करने पड़ते थे। औरंगजेब ने देश के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राहदारी, परिवहन कर और पंडारी यानी चुंगी करों को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने गैर मुसलमान जातियों के प्रति बड़ा असहिष्णु था। उसी सभा कारण उससे कठिनाई दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक मुस्लिम राष्ट्र के लिए वह आदर्श शासक होता, यदि वह केवल मुस्लिम देश का राजा होता। दुर्भाग्य से वह एक ऐसे देश का शासन करने में अयोग्य था जिसमें बहुसंख्यक प्रजा गैर मुस्लिम थी। औरंगजेब में शाहजहां और अकबर जैसा आकर्षण नहीं था, किंतु निश्चित रूप से उसने अपना आतंक और भय उत्पन्न कर दिया था। व्यक्तिगत चरित्र गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। निष्कर्ष: अविश्वासी, स्वभाव, कटुता, नीतियों को पूर्ण अमल की कमी आदि के कारण औरंगजेब के बाद उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों ने के काल में मुगल साम्राज्य निरंतर सिकुड़ता गया। अंततः 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लाइक कर दीजिए।